आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। उस मीटिंग में कहा गया होगा ना इनसे भी आप, वरना हर आदमी क्यों कसम खा रहा है? बिल्कुल या तो आपसे कसम खाने को कहा गया है कि प्रूव योर लॉयल्टी। और फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत गाली दे देते हैं उन सांसदों को। गाली दे दी उन्होंने अपने सांसदों को, और फिर मीडिया साहब रिपोर्टर से ये भी कहा कि इसको एडिट मत करना, इसको चलाते रहना। और अब पूरा एक जो उनकी पार्टी का जो काम होना चाहिए था बीजेपी पर अटैक करने में, वो हो रहा है कि हमारे नेता के मुंह से गाली कैसे निकल गई उसको डिफेंड करने में। और कैसी बिखरी हुई पार्टी है सौरभ, ये सोचिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसा नहीं कि आप चलते हुए कहीं जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में कुछ आपके मुंह से निकल गया। ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुला रहे हो और वहाँ पर गाली देने के बाद ये कर रहे हो कि कट मत करना, जाने दो। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा जा रहा है कि नहीं इंटैक्ट हैं हमारे सांसद, दोनों बातें हो रही। फिर उसी में ये भी कह रहे हो कि पैसे ले लिए उन लोगों ने, ये इतने भ्रष्ट हैं तो एनसीपी से शिवसेना में आए थे, तो क्या उसी भ्रष्टाचार के तहत आए थे? तरह की थ्योरी बता रहे हूँ कि 15 करोड़ रुपए ऑफर किए। एक सांसद की कहानी ये उन्होंने बताई, ये यूबीटी की तरफ से, कि उनके पिता की हत्या का किसी का केस चल रहा है, तो उसमें अगर फेवरेबल जजमेंट चाहिए तो उसके लिए उनको कहा गया कि वो यहीं पर आकर के हो सकता है। ये जो सांसद हैं इनकी बातें टीएमसी के सांसदों की बातें बिल्कुल समान है। कोई या तो बताया गया है या वो सच्चाई है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे काम कहाँ होते, हम जिस जगह से जीत के आए हैं उस क्षेत्र को हम इस पार्टी में रह के, टीएमसी में रह करके हम क्या दे सकते थे, या यूबीटी में रह करके हम क्या दे सकते थे, और सरकार के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। और ये तो उनको दिख ही रहा है ना कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है, उनकी मूल पार्टी का क्या भविष्य और इनका क्या भविष्य। हाँ, और वर्तमान उनका कैसा हो रहा है, 3 उदाहरण देके मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा नहीं है कि वो उदाहरण अपने आप में इतना बड़ा होना चाहिए कि आप ये कदम उठाएं। वो उदाहरण एक सैंपल है कि अगर ये अप्रोच है उद्धव ठाकरे का, तो बाकी पॉलिटिकल मामले में अप्रोच कैसा रहता होगा। अब यूपी पे आने से पहले, लेकिन अब इसके साथ एक नई चर्चा और छिड़ गई। अच्छा, मैं मानता हूं ये अच्छी चर्चा है। ये काम ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ने किया है, ये काम टीएमसी ने किया हुआ है कांग्रेस के विधायकों के साथ, ये काम कांग्रेस ने किया हुआ है बीएसपी के विधायकों के साथ, और भी इसके कई उदाहरण की आप निगल गए, अपने में निगल लिया दूसरी पार्टी के विधायकों को या सांसदों को। लेकिन अब जब ये बीजेपी ने इनके साथ करना शुरू किया तो अब हर दल की तरफ से आवाज आ रही है कि ये तो मजाक बना दिया गया, ये तो लोकतंत्र का मजाक है। फिर आप इलेक्शन ही किस लिए कराते हैं? इलेक्शन पे जो एक आदमी किसी के सिंबल पर जीत के आएगा, उसका वोट लेके आएगा और फिर वो बड़ी कन्वीनियंटली 2-4-5 लोगों को मिला करके चला जाएगा। तब मांग होने लगी कि ये जो दल बदल कानून है इसमें एक बार फिर परिवर्तन किया जाए, और अब इसको लगभग असंभव बना दिया जाए कि 2/3 भी नहीं जा पाएंगे तोड़ करके। मतलब अब एहसास हो रहा है कि भाई ये तो काम गलत हो गया। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सौरभ देखें हैं कि कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये दावा करती है ना कि जो ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कि 1885 में ये ह्यूम ने बनाया था, तब से वो अपनी लेगेसी जोड़ते हैं, बार बार इन सालों को बताते हैं। उस समय से लेकर अभी तक अगर आप समय को देखें सौरभ, तो कांग्रेस पार्टी तकरीबन 62 बार टूट चुकी है, 62 टाइम्स। 2 बार आज़ादी से पहले और बाकी टाइम आज़ादी के बाद। चिदम्बरम, शरद पवार, ममता बनर्जी, सुखराम, ऐसे अनगिनत नाम आपको नज़र आ जाएंगे। जबकि अलग अलग मौके पर कांग्रेस पार्टी टूटी है। तब बीजेपी कहाँ थी? तब बीजेपी तोड़ रही थी। और तो और इंदिरा गांधी ने खुद कांग्रेस पार्टी तोड़ी। भाई कांग्रेस पार्टी से तोड़ के ही एक दूसरा सिंबल आपका बदलते गया ना, तो तोड़ने का काम तो लगातार आप लोग अपने करते रहे, उसमें बीजेपी कहाँ थी उसमें। अब इस बात को ये कहना कि सब ये बीजेपी ही करा रही है, जाहिर तौर पे जब एक पक्ष से आप निकलते हैं तो दूसरे पक्ष में जाएंगे। मतलब ये कि 2 ही पक्ष होता है ना, सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। तो अगर विपक्ष से आपका मोह भंग हुआ तो आपके पास रास्ता कहाँ बचेगा? सत्ता पक्ष की तरफ। सत्ता पक्ष से मोह भंग हुआ तो आपके पास रास्ता कहाँ बचेगा? विपक्ष की तरफ। तो ये चीज़ निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी के मौके का बीजेपी भरपूर फायदा उठा रही है, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई बीजेपी जनरेटेड, बीजेपी का आइडिया, बीजेपी इस काम को करा रही है, इसके तो तमाम उदाहरण उठा के बीजेपी एक्सेलरेटेड तो है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज जैसे आपने वो कहा ना कि बीजेपी को क्या चाहिए, मैंने आपको बताया कि नंबर सुन के अपने लिए नहीं चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल पर प्रैग्मेटिक अप्रोच रखे कि बिल की खूबी और खामियों के आधार पर हम बात करके वोटिंग करेंगे, ना कि सिर्फ आधार पर कि बीजेपी लेकर आ रही है तो हम विरोध करेंगे, तो कोई पार्टी ये सब कुछ नहीं होगा, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। उद्धव ठाकरे अगर पहले कह दिए होते कि हम समर्थन कर देंगे, समर्थन कर रहे हैं, ये हमारा इशू है, फिर उसमें कोई नौबत ही नहीं आती। ये सब कुछ
बीजेपी का उसमें जो आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट है वो इसी लिहाज से है कि उनको अपने नंबर चाहिए। अब सोचिए ना, बंगाल में उनको क्या चाहिए, विधायकों की वहाँ वो जरूरत तो है, बात समझ में आ रही है। महाराष्ट्र में उनको क्या चाहिए। और दूसरा ये कि अगर बीजेपी को अपने नंबर बढ़ाने में या अपनी मेजोरिटी में आने, मेजोरिटी लाइक नंबर चाहिए होते तो ये प्रयास 24 से शुरू हो जाते ना। फिर ये अभी क्यों 1 महीने में ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल। बंगाल के इलेक्शन के बाद ही क्यों हो रहा है ये? तो खैर ये, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ये काम सोच समझ के और ये बिल पास कराने के लिए पूरी, वो तो 2/3 का गणित है, 360 अभी के अगर सारे लोग प्रेजेंट हो जाएं पार्लियामेंट में तो 360 नंबर चाहिए, उसके लिए सारी कवायद हो रही है। अच्छा, उसी में अब यूपी का नंबर आता है। आइडिया सौरभ उसमें ये रहता है ना कि पीएम के हिसाब से वो समझें, और पीएम और गृह मंत्री अमित शाह का अप्रोच ये रहता है कि आप किसी भी तरीके से ब्लैकमेल मत कीजिए। ब्लैकमेल मतलब ये कि क्योंकि अपोजिशन के आपके पास इतने अगर नंबर हैं तो हम किसी बिल को उसके खूबी और खामी के आधार पर नहीं, हम तो स्टैंड के आधार पर हम रोक देंगे। काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग है भाई। बिल के खूबियों के आधार पर आप वोटिंग कीजिए, बिल की खामियों के आधार पर वोटिंग कीजिए, तो समझ में आता है।